लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए हमारे चैनल साइंस वाले सर को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों। हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज शोएब खान। वेलकम टू द साइंस वाले सर यूट्यूब चैनल। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। तो स्टूडेंट्स, आज हम सीखने वाले हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, ग्लाइको के मीनिंग होते हैं ग्लूकोज के, और लिसिस के मीनिंग होते हैं ब्रेकडाउन। यानी ग्लाइकोलिसिस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ग्लूकोज टूटता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। द प्रोसेस इन विच ग्लूकोज इज ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलिसिस। तो स्टूडेंट्स, जो चीजें हम खाते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट हम खा रहे हैं जिसमें ग्लूकोज है, तो वो ग्लूकोज किस तरह से ऑक्सीडाइज होता है, कौन कौन से स्टेप्स उसमें होते हैं ऑक्सीडेशन के, तो आज हम वो सीखने वाले हैं। तो पेन कॉपी आप हाथ में रख लीजिए, जहां जरूरत पड़े वहां स्क्रीनशॉट लीजिए, और हमारे इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। तो आज आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 10th के स्टूडेंट्स हो, 11th 12th के हो, या जो नीट का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, उन सभी के लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ग्लूकोज जैसे कि 6 कार्बन कंपाउंड है, तो ग्लूकोज का कन्वर्जन जो है सबसे पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में होता है। यहां एक प्रोसेस होने वाला है जिसका नाम फॉस्फोराइलेशन। स्टूडेंट, फॉस्फोराइलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फॉस्फेट ऐड होते हैं। फॉस्फेट के एडिशन ऑफ फॉस्फेट कॉल्ड फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फेट ऐड होने वाले हैं। किसमें ऐड होने वाले हैं फॉस्फेट का फॉर्मूला H3PO4 होता है। फॉस्फेट ऐड होने वाले हैं ग्लूकोज में। ये जो आपका 6 कार्बन कंपाउंड है ग्लूकोज, उसमें फॉस्फेट ऐड होने वाले हैं। तो फॉस्फेट का एडिशन ग्लूकोज मॉलिक्यूल में हो रहा, इस कंपाउंड में हो रहा। तो यहां फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस हो रहा, एडिशन ऑफ फॉस्फेट। तो अब ये जो फॉस्फेट है भाई, ये ग्लूकोज जो 6 कार्बन कंपाउंड है उसके 6 नंबर के कार्बन को अटैच होने वाला है। कहां अटैच होने वाला है? 6 नंबर के कार्बन को ग्लूकोज के। तो अब जो अगला नया कंपाउंड बन जाएगा, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, क्योंकि उसमें अब फॉस्फेट ग्लूकोज में अटैच हो चुका, और वो भी कौन से कार्बन नंबर पर? 6 नंबर के। तो अब जो हमको नया कंपाउंड मिला है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो ये जो स्टेप्स हो रहा है, ये जो कन्वर्जन हो रहा है यहां, इसके लिए एक एंजाइम यहां हेल्प करता है, एक एंजाइम यहां टेक पार्ट करता है। जितने भी ग्लाइकोलिसिस में स्टेप्स होंगे, जितने भी कन्वर्जन होंगे हम देखने वाले हैं, उन सारे कन्वर्जन में एंजाइम्स भाग लेने वाले हैं, टेक पार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहला एंजाइम्स जिसकी वजह से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, उस एंजाइम का नाम है हेक्सोकाइनेस। ये हेक्सो के मीनिंग 6 के होते हैं, हेक्सोकाइनेस। तो इस एंजाइम ने यहां बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिए। अब एंजाइम्स क्या होते हैं आपको तो पता है, केमिकल रिएक्शन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिनकी वजह से बायोकेमिकल रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहां पर
ये जो बॉक्सेस में मैंने लिखा हूं, ये कंपाउंड, उसके बाद ये कंपाउंड, उसके बाद ये कंपाउंड, ये कंपाउंड, यानी जितने भी कंपाउंड्स आप देखेंगे और उनको मैंने बॉक्सेस में लिखा हूं, तो इन कंपाउंड को सबस्ट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट। जैसे कि ये ग्लूकोज, जैसे ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, जैसे ये ग्लूकोज, ये उसके बाद ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, है ना। तो आगे जैसे भी कंपाउंड देखेंगे आप और जिनको मैंने बॉक्सेस में लिखा हूं, तो उन कंपाउंड को सबस्ट्रेट कहते हैं। और सबस्ट्रेट किसे कहते हैं? वो मॉलिक्यूल या वो कंपाउंड होते हैं जिन पर एंजाइम आकर एक्शन करता है। तो स्टूडेंट्स, यहां पर एटीपी का इस्तेमाल होता है फॉस्फेट्स ग्रुप के लिए। फॉस्फेट के लिए किसका इस्तेमाल होता है? एटीपी का। तो यहां एटीपी का यूज किया जाता है, वो ऐड होते हैं उसमें का फॉस्फेट इस ग्लूकोज में ऐड करता है। तो स्टूडेंट्स, आप सोचेंगे, आपके दिल में ख्याल पैदा होगा, एक सवाल पैदा होगा कि भाई हमको ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करके तो एटीपी को तैयार करना है, एनर्जी को तो तैयार करना है, फिर यहां एटीपी का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? एटीपी कंज्यूम क्यों किए जा रही है? तो स्टूडेंट्स, ऐसा होता है कि जब हम कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं तो शुरुआत में हम उसमें पैसा लगाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद हमको वहां से गेन मिलता है, इनकम आना शुरू होती है। तो वैसे ही शुरुआत में यहां पर आपको एटीपी खर्च करनी पड़ेगी। एटीपी शुरुआत में यहां कंज्यूम हो रहे हैं भाई। तो इस एटीपी में जो फॉस्फेट है, वो फॉस्फेट इस ग्लूकोज में ऐड होता है। और फॉस्फेट के एडिशन को हम, उस प्रोसेस को हम फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। तो सबसे पहली बार फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस हो रहा है इस कन्वर्जन में, ग्लूकोज का कन्वर्जन जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में होता है तब। तो अब देखिए स्टूडेंट, यहां पर एटीपी, ये बोले तो एक कंपाउंड है, एक मॉलिक्यूल, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसमें कितने फॉस्फेट हैं? 3 फॉस्फेट हैं। तो 3 में का एक फॉस्फेट ग्लूकोज में अटैच हो जाता, बच गए ओनली 2 फॉस्फेट जो एडेनाइन के साथ जुड़े हुए। तो यहां क्या तैयार हो गया? एडीपी, यानी एटीपी से तैयार हो गया एडीपी। ठीक है, तो यहां फॉर्मेशन ऑफ एडीपी हुआ। उसके बाद स्टूडेंट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, इसका कन्वर्जन होता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। यह एक आइसोमेराइजेशन प्रोसेस है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर है। आइसोमराइजेशन का प्रोसेस होता है। आइसोमर किसे कहते हैं? आइसोमर में वो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, उनके कंपाउंड का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। कंपाउंड का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। तो स्टूडेंट्स, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का कन्वर्जन फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में होता है। यहां जो एंजाइम इस कन्वर्जन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो एंजाइम यहां ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पर एक्शन करता है, उस एंजाइम का नाम फॉस्फोहेक्सोस आइसोमेरेस। और स्टूडेंट, यहां से रेड कलर में आपको जो दिखाई देंगे वो मैंने एंजाइम्स के नाम लिखा, जो एंजाइम्स आकर यहां पर में सबस्ट्रेट पर एक्शन करते हैं, उन एंजाइम्स के नाम लिखा। जैसे ये हेक्सोकाइनेस हमने देखे, और ये सेकंड नंबर का यहां फॉस्फोहेक्सोस आइसोमेरेस, ये एंजाइम्स का नाम है। तो इस फॉस्फोहेक्सोस आइसोमेरेस ने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पर एक्शन किया, जिसकी वजह से वो कन्वर्ट हो गया फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। स्टूडेंट्स, तो ये अभी भी
6 कार्बन कंपाउंड है, ये याद रखना आप, ये चीज मत भूलना। 6 कार्बन कंपाउंड और ये भी 6 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का कन्वर्जन फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में होता। यहां फिर से फॉस्फोराइलेशन होता है सेकेंड टाइम, यानी फॉस्फेट ऐड होने वाला है। तो फॉस्फेट के लिए यहां फिर से एटीपी का इस्तेमाल किया जाता है। एटीपी यहां पर में कंज्यूम होते हैं, खर्चा होते हैं। तो इस एटीपी में का, अब एटीपी में चूंकि 3 फॉस्फेट होते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो उसमें का एक फॉस्फेट फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में अटैच हो जाता, ठीक है। तो एटीपी से यहां आपको एडीपी मिलने वाला है, क्योंकि उसमें का एक फॉस्फेट इसमें जाकर के जुड़ गया फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में, और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो गया फिर फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में। तो यहां ये 6 कार्बन कंपाउंड है स्टूडेंट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, जिसमें अब 2 फॉस्फेट जुड़ चुके। 6 कार्बन कंपाउंड जिसमें 2 फॉस्फेट जुड़ चुके। पहले फॉस्फेट उसमें एक 6 नंबर के कार्बन पर जुड़ा हुआ था, लेकिन अभी हमने एक एटीपी और उसमें यूज किए उसमें, तो उस एटीपी में का एक फॉस्फेट उसमें और जुड़ गया। इस तरह से उसमें 2 फॉस्फेट जुड़ चुके फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। अब दूसरा जो फॉस्फेट उसमें आकर के जुड़ा है वो 1 नंबर के कार्बन पर जुड़ा, इसलिए जो नया कंपाउंड बना है, नया सबस्ट्रेट यहां पर में जो तैयार हुआ है, उसका नाम है फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। जब सेकेंड टाइम फॉस्फोराइलेशन हुआ, सेकेंड टाइम एडिशन ऑफ फॉस्फेट हुआ, किसका? फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का, जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है, तो वो कन्वर्ट हो गया फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में। यानी एक फॉस्फेट ग्रुप 6 नंबर के कार्बन को अटैच है उसमें, फ्रुक्टोज का जो स्ट्रक्चर होता है, और एक फॉस्फेट ग्रुप उसके 1 नंबर के कार्बन को अटैच है। तो स्टूडेंट्स, तो इस तरह से 2 फॉस्फेट है तो उसके लिए डाई लिखा जाता है। डाई के मीनिंग 2 होते हैं, या आप बाय भी लिख सकते हैं, बहुत सारी जगह बाय भी लिखा होता है बहुत सारी बुक्स में, तो उसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं। तो हमारे सामने जो नया कंपाउंड तैयार हुआ है फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। अब स्टूडेंट्स, फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, यहां से इसकी हैमरिंग शुरू होती है, यानी ये जो कंपाउंड है इसको बीच में हैमर मारने का काम शुरू होता है। हैमर बोले तो हथौड़ा, तो जिसकी वजह से ये टूटने वाला है। फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट टूटने वाला है, तो उसके टूटने को क्लीवेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लीवेज बोले तो टूटना। फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट टूटने वाला है, क्लीवेज होने वाला है उसका। तो कौन सा एंजाइम है जिसकी वजह से फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट टूटने वाला है? उस एंजाइम का नाम अल्डोलेस एंजाइम फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट पर एक्शन करेगा, जिसकी वजह से वो टूट जाएगा। तो स्टूडेंट्स, फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट्स कितने कार्बन कंपाउंड था? 6 कार्बन कंपाउंड, ठीक है, 6 कार्बन कंपाउंड। हो गया। तो अब ये 6 कार्बन कंपाउंड यहां पर टूटने वाला है, जो आपको 2 अलग अलग कंपाउंड देगा, जो 3-3 कार्बन के होंगे। कितने कार्बन के होंगे? 3-3 कार्बन के। तो 3-3 कार्बन के वो 2 कंपाउंड देता है। एक कंपाउंड देता है वो
फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। दूसरा कंपाउंड देता है वो 3 कार्बन कंपाउंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट्स को, चूंकि बहुत बड़ा नाम है, तो इसको आप कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं याद रखने के लिए, DHAP, धाप धाप, इस तरह से। और फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है ना। तो 3 कार्बन कंपाउंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी, और 3 कार्बन कंपाउंड फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड भी। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखनी है दिमाग में यहां पर कि अब तक हमने देखे ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट 6 कार्बन कंपाउंड, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट 6 कार्बन कंपाउंड, फ्रुक्टोज 1,6 डायफॉस्फेट 6 कार्बन कंपाउंड। उसके बाद अल्डोलेस एंजाइम इस पर एक्शन करता है, जिसकी वजह से क्लीवेज होता है, ये टूट जाता है और 2 अलग अलग आपको कंपाउंड देता है, और वो कंपाउंड 3 कार्बन के होंगे। तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट 3 कार्बन कंपाउंड, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड ये भी 3 कार्बन कंपाउंड। तो स्टूडेंट्स, अब ये जो है यहां एक प्रोसेस होता है, और कौन सा प्रोसेस? आइसोमेराइजेशन का। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं, ये दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट हो सकता है, बिल्कुल। तो यहां आइसोमराइजेशन का प्रोसेस होता है, और किस एंजाइम की वजह से होगा? जी बिल्कुल, फॉस्फोट्रायोस आइसोमेरेस एंजाइम की वजह से इन दोनों का आइसोमेराइजेशन होता है। ये दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं। एंजाइम के नाम याद रखना आप अच्छे से। तो एंजाइम के नाम आप कैसे याद रखे जाते हैं, तो इस पर भी हमारा एक वीडियो आने वाला है, एक शॉर्ट ट्रिक का वीडियो, एंजाइम्स के नाम कैसे याद रखने हैं, और इसे ग्लाइकोलिसिस के जितने भी स्टेप्स हैं उन स्टेप्स को किस तरह से माइंड में रखेंगे। तो इस पर हमारा शॉर्ट ट्रिक का एक वीडियो है, वो आपको जल्दी मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अब फ्रुक्टोज 1,6 डायफॉस्फेट्स अल्डोलेज ने उस पर में एक्शन किया, वो टूट गया, और 2-3 कार्बन के आपको कंपाउंड दिया, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अब फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड ये इतना बड़ा नाम है जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है, तो इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, PGAL, PGAL। और कितने कार्बन कंपाउंड है? 3 कार्बन कंपाउंड। तो बस याद रखना 3 पागल, और इधर में धाप। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को कैसे याद रखेंगे? धाप। तो फ्रुक्टोज 1,6 डायफॉस्फेट्स 6 कार्बन कंपाउंड, धाप और पागल में टूट गया, धाप और पागल में टूट गया। धाप भी 3 कार्बन कंपाउंड, धाप भी यानी 3 कार्बन कंपाउंड। ये याद रखना एक चीज यहां पर, और इधर फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड ये भी 3 कार्बन कंपाउंड। यहां लिखा है PGAL के पहले 3, तो इसको पागल पर से याद रखना और इसको धाप पर से याद रखना। तो स्टूडेंट्स, ये जो 3 पागल है और ये जो धाप है, ये एक दूसरे के आइसोमर हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ये जो 3 पागल है फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, ये कन्वर्ट हो जाता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। हो गया। तो अब यहां पर जो स्टेप्स चलने वाले हैं आगे के, वो दोनों के सेम चलने वाले हैं, क्योंकि एक तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ये फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा,
तो अब हम जो यहां से जो हमारे स्टेप्स चलने वाले हैं वो हम यहां से लेकर जाने वाले हैं, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से। फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड ही अब स्टेप बाय स्टेप हमको उसको चलाना है, क्योंकि डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट 3 कार्बन कंपाउंड ये फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक तो भाई मॉलिक्यूल इसका और एक जो इससे कन्वर्ट हुआ है इसमें इसका, तो ये अब दोनों साथ साथ चलेंगे, हमको इसको आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब यही सेम होगा, जैसा ये करता है वैसा ही ये करता है। तो अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो स्टूडेंट्स, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड इसका कन्वर्जन होता है 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरॉलिक ग्लिसरिक एसिड में। 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड इसमें कन्वर्जन होता है। अब ये कन्वर्जन कैसे हुआ, यहां कौन कौन से प्रोसेस हुए? तो स्टूडेंट्स, यहां डिहाइड्रोजनेशन का प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस होता है? डिहाइड्रोजनेशन। और जो एंजाइम यहां पर में टेक पार्ट करने वाला है उस एंजाइम का नाम डिहाइड्रोजनेस। तो बिल्कुल प्रोसेस के नाम पर से ही एंजाइम का नाम है डिहाइड्रोजनेस। ठीक है। अब डिहाइड्रोजनेशन का मतलब क्या है? देखो यहां पर में डी का मतलब होता है लॉस, और यहां है हाइड्रोजन यानी लॉस ऑफ हाइड्रोजन, और लॉस ऑफ हाइड्रोजन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। यानी यहां ऑक्सीडेशन हो रहा, हाइड्रोजन यहां से रिमूव होने वाला है, आउट होने वाला है। फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में से हाइड्रोजन निकलने वाला है। तो यहां अब चूंकि ये 2 मॉलिक्यूल है, चूंकि ये धाप इसमें कन्वर्ट हो गया ना, तो 2 मॉलिक्यूल है ये। तो यहां एक तो फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में का हाइड्रोजन लॉस हुआ होगा, और एक जो इससे कन्वर्ट हुआ है इसमें उसका हाइड्रोजन लॉस हुआ होगा। तो 2 हाइड्रोजन यहां लॉस होते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने यहां पर मैं लिखा हूं 2H। तो हाइड्रोजन के लॉस को डिहाइड्रोजनेशन बोलते हैं, और हाइड्रोजन के लॉस को ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं। तो यहां पर फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में से 2 हाइड्रोजन लॉस हो जा रहे। अब ये जो 2 हाइड्रोजन यहां पर में लॉस हो रहे, इसमें के इन दोनों हाइड्रोजन को कौन रिसीव करता है? एक कोएंजाइम जिसका नाम NAD+, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। NAD का फुल फॉर्म क्या? निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो अब जब 2 हाइड्रोजन यहां पर में लॉस हो रहे हैं, किस में से लॉस हो रहे हैं? फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में से लॉस हो रहे हैं, और ये जो कन्वर्ट हुआ है इसमें उसमें से लॉस हो रहे हैं। तो इन दोनों हाइड्रोजन को 2 NAD एक्सेप्ट करेंगे, 2 NAD गेन करेंगे। 2 हाइड्रोजन के लिए 2 NAD लगेंगे आपको। हाँ, तो ये NAD क्या है? ये कोएंजाइम है। क्या है? कोएंजाइम। तो 2 NAD 2 हाइड्रोजन को गेन करने वाले हैं, जिसकी वजह से ये दोनों NAD 2 NAD किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? NADH+H+ में। NADH+H+ में, यानी NAD+ में जब हाइड्रोजन ऐड हो रहे, जब उसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहे, इसका मतलब उसका क्या हो रहा? रिडक्शन हो रहा। क्या हो रहा उसका? रिडक्शन। 2 हाइड्रोजन 2 NAD में ऐड हो रहे, इसका मतलब NAD का क्या हो रहा? रिडक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कॉल्ड रिडक्शन। तो 2 NAD से आपको वहां क्या बन जाएंगे? 2 NADH+H+। तो स्टूडेंट्स, आपकी किताबों में लिखा होता है NADH2। क्या लिखा होता है? NADH2। तो इसको ऐसे लिखे जाता है NADH+H+। ये उसका लिखने का सही तरीका है, वह वो सही तरीका नहीं है NADH2 जो आपकी किताबों में लिखा हुआ है।
तो इसको ऐसे लिखेंगे NADH प्लस H प्लस, ठीक है। तो ये रिड्यूस कोएंजाइम हो गया, ये कोएंजाइम है। NAD प्लस क्या है? कोएंजाइम। लेकिन ये NADH प्लस H प्लस ये क्या है? रिड्यूस कोएंजाइम, क्योंकि ये रिडक्शन होकर के बना है NAD का। तो यहां आपको दो NADH प्लस H प्लस मिले हैं। कितने मिले हैं? 2। तो अगला जो हमारा नया कंपाउंड तैयार हुआ है 1,3-डाइफॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड, यानी ये अल्डिहाइड था, अल्डिहाइड का कन्वर्जन एसिड में हो गया, राइट। कौन सा एंजाइम ने टेक पार्ट किया? डीहाइड्रोजनेस, जिसकी वजह से हाइड्रोजन लॉस हो गया, यानी कि डीहाइड्रोजनेशन हुआ, और डीहाइड्रोजनेशन बोले तो ऑक्सीडेशन हो गया। चलिए, तो ये इतना बड़ा नाम है 1,3-डाइफॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड। तो इसको शॉर्ट में याद रखने के लिए हम 1,3-डाई-PGAB बोल सकते हैं। P फॉर फॉस्फो, G फॉर ग्लाइसेरिक, A फॉर एसिड। तो इतना बड़ा नाम ना बोलते हुए याद रखने के लिए 1,3-डाई-PGAB लिख सकते हैं, याद रख सकते हैं। उसके बाद 1,3-डाइफॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड, इसका कन्वर्जन होता है 3-फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड में, ठीक है। तो ये कन्वर्जन जब होगा तो यहां स्टूडेंट्स अब फॉस्फेट यहां से लॉस होने वाला है। फॉस्फेट क्या होने वाला है? लॉस होने वाला है। देखिए, एक फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड्स में एक फॉस्फेट्स 3 नंबर के कार्बन को अटैच है और एक फॉस्फेट्स 1 नंबर के कार्बन को अटैच है, यानी 2 फॉस्फेट इसके अंदर में अटैच है फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड में। इसलिए तो बोल रहे हैं ना उसको डाई। डाई का मतलब दो फॉस्फेट उसके अंदर में अटैच है भाई, एक 3 नंबर पर और एक 1 नंबर पर। तो अब इसमें का एक फॉस्फेट यहां से लॉस होता है, बाहर निकल जाता है। कौन से एंजाइम की वजह से? कौन सा एंजाइम एक्शन करता है? फॉस्फोग्लाइसेरेट काइनेस नाम का एंजाइम इस सबस्ट्रेट पर, इस कंपाउंड पर एक्शन करता है, जिसकी वजह से इसमें से एक फॉस्फेट निकल जाता, ठीक है। तो अब इसमें से एक फॉस्फेट निकल गया। देखो यहां पर में अब ATP तैयार हो रहा है ना। यहां पर में 2 ADP ऐड हुए, 2 ADP ऐड हुए और 2 ADP से यहां 2 ATP मिल रहे हैं आपको, 2 ATP मिल रहे हैं। यहां पर ATP मिलता है फर्स्ट टाइम, पहली मर्तबा। ATP कब मिलता है अगर आपसे सवाल किया गया? तो जब 1,3-डाइफॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड का कन्वर्जन 3-फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड में होता है तब। तो स्टूडेंट्स, कौन सा एंजाइम है जिसने टेक पार्ट किया यहां पर में? फॉस्फोग्लाइसेरेट काइनेस एंजाइम ने इस पर एक्शन किया। तो आपको यहां पर में 2 ATP मिले, 2 ATP मिलने वाले हैं क्योंकि मॉलिक्यूल 2 है ये, ठीक है। यहां पर में 2 मॉलिक्यूल है ये। 1,3-डाई-PGA के कितने मॉलिक्यूल है? 2 मॉलिक्यूल। हाँ, तो यहां से सब 2-2 मॉलिक्यूल होंगे। ये भी 2 मॉलिक्यूल, ये भी 2 होंगे आगे से। तो इसलिए 2 ADP यहां पर में ऐड होंगे, उनसे 2 ATP मिलते हैं आपको, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। उसके बाद स्टूडेंट 3-फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड्स, या इसको बोलो 3PGA, 3PGA। इस पर एक एंजाइम एक्शन करता है और यहां आइसोमराइजेशन का प्रोसेस भी होता है। एंजाइम का नाम फॉस्फोग्लाइसिरोम्यूटेस, फॉस्फोग्लाइसिरोम्यूटेस। तो स्टूडेंट्स, ये दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। यहां सिर्फ इनकी जगह चेंज है। यहां 3-फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड का मतलब इसमें 3 नंबर के कार्बन पर फॉस्फेट जुड़ा हुआ है
और यहां 2-फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड का मतलब इसमें 2 नंबर के कार्बन पर फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। तो ये दोनों फॉस्फेट ग्रुप यहां एक दूसरे की जगह चेंज कर सकते, ये एक दूसरे के आइसोमर हैं। तो यहां क्या हुआ, फॉस्फोग्लाइसिरोम्यूटेस एंजाइम ने 3-फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड्स पर आकर एक्शन किया, जिसकी वजह से उसमें जो 3 नंबर पर फॉस्फेट अटैच था वो 3 से उठ करके गया और 2 नंबर के कार्बन पर जाकर जुड़ गया। 2 नंबर के कार्बन पर जाकर जुड़ गया। किस एंजाइम की वजह से? इस एंजाइम की वजह से, फॉस्फोग्लाइसिरोम्यूटेस एंजाइम की वजह। यानी यहां आइसोमेराइजेशन का प्रोसेस हो रहा। फॉर्मूला वही रहता है कंपाउंड का, सिर्फ उसका स्ट्रक्चर चेंज होता है। मॉलिक्यूल वही होता है, उसका स्ट्रक्चर चेंज होता है, उसको हम आइसोमर कहते हैं। ठीक है, तो ये 3-फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड से 2-फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, तो इसको हम 2-PGA भी बोल सकते हैं। उसके बाद 2-फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड्स पर एक एंजाइम एक्शन करता है। उस एंजाइम का नाम इनोलेस। कौन सा एंजाइम? इनोलेस। तो इनोलाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें एसिड्स, कोई अगर एसिड्स है तो वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, उसमें एक फंक्शनल ग्रुप OH जुड़ जाता है। तो 2-फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड्स पर एक एंजाइम जिसका नाम इनोलेस, वो एक्शन करता है, इनोलेस, जिसकी वजह से 2-फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड्स में का वाटर लॉस हो जाता। क्या लॉस हो जाता? वाटर लॉस हो जाता। यहां पर एक चीज लॉस होने वाली है स्टूडेंट्स, वाटर। और वाटर के लॉस होने को बोलते हैं डिहाइड्रेशन। डी का मतलब लॉस और हाइड्रा के मीनिंग होते हैं वाटर के, यानी प्रोसेस को बोलेंगे डिहाइड्रेशन, जिसमें पानी लॉस होता है, रिमूवल ऑफ वाटर। वाटर यहां पर में आउट हो गया। ठीक है, अब वाटर किस में से निकल गया? 2-फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड में से वाटर निकल गया। किसकी वजह से निकला? इनोलेस एंजाइम ने आकर उस पर एक्शन किया। ठीक है, तब उसमें से वाटर निकल गया तो वो एक नए कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया, जिसमें OH फंक्शनल ग्रुप आकर के जुड़ गया। हाँ, अल्कोहल। तो फॉस्फोएनॉल पायरुविक एसिड्स बन गया। वो क्या बन गया? 2-फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड्स 2-PGA किस में कन्वर्ट हो गया? फॉस्फोएनॉल पायरुविक एसिड्स में कन्वर्ट हो गया। तो स्टूडेंट्स, बहुत बड़ा सा नाम है और इस बड़े से नाम को याद रखने के लिए हम फॉस्फो का पी लेते हैं, पी ले लिए, और इनॉल का ई लेते हैं, इनॉल का ई लेते हैं, यहां ई लिख दिए, और पायोरिक का पी लेते हैं, यहां पी लिख दिए, और एसिड्स का ए लेते हैं, यहां ए लिख दिए। इस तरह से फॉस्फोइनॉल पायरिक एसिड्स, इतना बड़ा सा नाम इस कंपाउंड का, तो हम इसको पीपा इस नाम से भी याद रख सकते हैं। क्या? पीपा। तो स्टूडेंट्स, अब जो पीपा यहां पर में तैयार हुआ है, इसके भी कितने मॉलिक्यूल तैयार हुए हैं? 2। ये चीज यहां पर लिखना जरूरी है, 2 मॉलिक्यूल, पीपा के 2 मॉलिक्यूल। अब स्टूडेंट्स, जो पीपा है यानी फॉस्फोइनॉल पायरिक एसिड्स, इस पर एक एंजाइम एक्शन करता है, और यहां इस कन्वर्जन में, इस स्टेप में, ये हमारी लास्ट स्टेप्स है ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस की, 10 नंबर की स्टेप्स। यहां एटीपी मिलने वाले हैं आपको। कितने एटीपी? 2 एटीपी। तो 2 एडीपी यहां पर ऐड होते हैं फॉस्फोइनॉल पायरिक एसिड्स में। कौन सा एंजाइम एक्शन करता है? पायरूवेट
फॉस्फोकाइनेस नाम है एंजाइम का, पायरूवेट फॉस्फोकाइनेस। तो 2 एडीपी ऐड हुए और जिनकी वजह से यहां 2 एटीपी तैयार हो रहे हैं, 2 एटीपी हमको यहां मिल रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, तो यहां प्रोडक्शन ऑफ एटीपी हो रहा। तो स्टूडेंट्स यहां मैंने आपको रेड कलर में एंजाइम्स के नाम लिखा हूं और ब्लैक कलर में प्रोसेस के नाम लिखा हूं। तो आप भी जब लिखेंगे तो इसको कलरफुल पेन से लिख लेना ताकि सारी चीजें अलग अलग दिखाई दे और समझ में आए। उसके बाद स्टूडेंट्स ग्लाइकोलिसिस का जो ये प्रोसेस है, ये इसमें कुल 10 स्टेप्स है। टोटल कितने स्टेप्स है? 10 स्टेप्स हैं। तो सबसे पहली जो स्टेप्स है ये वाली मैंने यहां सर्कल में किया हूं, है ना, ये वाली। उसके बाद दूसरी ये ग्लूकोज 6 का जब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्जन होता, उसके बाद ये 3rd नंबर की, ये 4 नंबर की और ये 5वें नंबर की जब वो क्लीवेज होता है, टूटता है तब, है ना। और उसके बाद ये 6 नंबर की और उसके बाद नीचे 7 नंबर की। तो स्टूडेंट्स 7 नंबर की जो स्टेप्स हैं और एक 10 नंबर की स्टेप्स है, तो ये 2 स्टेप्स बड़े इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों स्टेप्स में हमको 2-2 एटीपी मिल रहे हैं। 2 एटीपी हमको 7 नंबर की स्टेप्स में मिल रहे हैं और 2 एटीपी हमको 10 नंबर की स्टेप्स में मिल रहे हैं। तो स्टूडेंट्स हम कहां तक पहुंच चुके थे? फॉस्फोइनॉल पायरिक एसिड्स पीपा, जिस पर में पायरुवेट फॉस्फोकाइनेस एंजाइम ने एक्शन किया और वो कन्वर्ट हो गया पायरुविक एसिड्स में कन्वर्ट हो गया। पायरिक एसिड्स भी कितने कार्बन कंपाउंड? 3 कार्बन कंपाउंड। ये यहां पर मैं आपको लिखना जरूरी है ना। ये 1,3 डाई फॉस्फो ग्लाइसरिक एसिड्स 3 कार्बन कंपाउंड, 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड्स 3 कार्बन कंपाउंड और 2 फॉस्फोग्लाइसिक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड, फॉस्फोइनॉल पायरिक एसिड्स 3 कार्बन कंपाउंड और पायूरिक एसिड्स भी कितने कार्बन कंपाउंड? 3 कार्बन कंपाउंड। और साथ में हमको यहां मिल रहे हैं 2 एटीपी, ये 2 एटीपी मिल रहे हैं। तो स्टेप्स नंबर 7 और स्टेप्स नंबर 10 में आपको 2-2 एटीपी मिल रहे हैं, यानी आपको कुल मिलाकर के 4 एटीपी यहां पर में मिल गए। लेकिन एक बात याद रखना स्टूडेंट्स के सबसे पहले 2 एटीपी खर्चा किए थे आपने। मैंने कहा था ना जब बिजनेस की शुरुआत करते हैं आप, तो आपको पैसा पहले उसमें लगाना पड़ता है, इन्वेस्ट करना होता है, उसके बाद आपको पैसा आता है, पैसे को लग करके पैसा आता है। तो एक एटीपी सबसे पहले एक यहां आपका खर्चा हुआ था, कंज्यूम हुआ था एक स्टेप नंबर 1 में। दूसरा एटीपी आपका जो खर्चा हुआ था, कंज्यूम हुआ था, वो स्टेप्स नंबर 3 में हुआ था। तो 1 और 1 2 ऐसे 2 एटीपी आपके खर्चा हुए हैं, कंज्यूम हुए हैं और आपको 4 एटीपी मिले हैं। 2 आपको स्टेप्स नंबर 7 में मिले और 2 आपको स्टेप्स नंबर 10 में मिले। ऐसे 4 एटीपी आपको मिले हैं। अब स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन में जो सवाल आता है कि ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में कितने एटीपी मिलते हैं, तो सवाल देख के आंसर लिखना। क्योंकि मैं नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात कर रहा हूं कि अगर वो कहता है एरोबिक कंडीशन है तो ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में कितने एटीपी मिलेंगे, अगर ऐसा सवाल है, और एटीपी का नेट गेन अगर पूछता है, नेट बोलो भाई कितने एटीपी मिलेंगे, नेट बोलो, मतलब खर्चा वर्चा सारी चीजें निकाल करके नेट कितने मिल रहे हैं ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में, अगर एरोबिक कंडीशन है तो स्टूडेंट्स देखिए 2 एटीपी आपके खर्च हुए और 4 एटीपी आपको मिले हैं। स्टेप नंबर 7 में 2 और 10 में 2, 4 मिले हैं, 2 खर्चा हो गए। तो 4 में से 2 गए, बचे कितने? 4 में से 2 गए, बचे कितने? तो स्टूडेंट्स
2 एटीपी आपके खर्चा हुए माइनस 4 एटीपी आपको मिले हैं, है ना? 2 खर्चा हुए, 4 मिले हैं, यानी नेट अगर हम निकालते हैं तो आपको कितने एटीपी मिल रहे हैं? कितने मिल रहे हैं? आपको 2 एटीपी मिल रहे हैं भाई, क्योंकि शुरुआत में आपके 2 खर्चा हो गए, 4 आपको बाद में मिले हैं। मैंने प्लस का साइन इसलिए दिया क्योंकि 4 आपको बाद में मिले हैं, लेकिन पहले माइनस इसलिए दिया क्योंकि पहले शुरुआत में तो 2 आपके खर्च हुए ना, कंज्यूम हुए ना। तो नेट गेन कितना हो रहा? नेट गेन एटीपी का नेट गेन कितना हो रहा? 2 एटीपी का। तो स्टूडेंट्स, अगर उसने सवाल किया कि ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में एटीपी का नेट गेन कितना होता है, तो आप बोलेंगे 2। कितने बोलेंगे? 2 एटीपी मिलते हैं। अगर उसने सवाल किया कि ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस अगर कंडीशन एरोबिक है, कंडीशन अगर एरोबिक है तो कितने एटीपी मिलेंगे? तो स्टूडेंट्स याद रखिए, 2 एटीपी तो आपको नेट गेन मिल रहे हैं, राइट? स्टूडेंट्स, स्टेप्स नंबर 6 में आपको 2 NADH प्लस H प्लस मिले हैं। स्टेप्स नंबर 6 में NADH प्लस H प्लस कितने मिले हैं? 2। अब एक याद रखना, ये NADH प्लस से आपको एक NADH प्लस H प्लस आपको 3 एटीपी देता है। कितने एटीपी देता है? 3। अगर इस NADH प्लस H प्लस को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ले जाया गया, तब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ETS जिसे कहते हैं, ETC जिसे कहते हैं, वहां अगर इस रिड्यूस कोएंजाइम NADH प्लस H प्लस को अगर लेकर गए आपने, तो इससे आपको 3 एटीपी मिल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहां थोड़ा समझ लेते हैं हम कि NADH प्लस H प्लस ये आपको कितने एटीपी देता है? 3 एटीपी देता है, ठीक है? कितने एटीपी देगा? 3 एटीपी देंगे, राइट? हो गया। कहां 3 एटीपी देगा? जब आप इसको ETS में लेकर जाएंगे, तब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, या बोलो ETC, वहां पर तो 3 एटीपी देता है आपको वहां। तो यहां स्टूडेंट्स 2 NADH प्लस H प्लस मिले, एक NADH प्लस H प्लस आपको 3 एटीपी देता है, राइट? कितने एटीपी देता है? 3 एटीपी देता है। तो 2 NADH प्लस H प्लस कितने एटीपी देंगे? 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, यानी 6 एटीपी मिलते हैं आपको, राइट? 2 NADH प्लस H प्लस से आपको कितने एटीपी मिलते हैं? 6 एटीपी मिलते हैं। तो अगर एरोबिक कंडीशन है तो 6 एटीपी ये इससे मिल जाते हैं आपको, और 2 आपको ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में मिल जाते हैं, नेट गेन जो होता है। तो 6 और 2 8। तो अब अगर सवाल आया पेपर में कि अगर एरोबिक कंडीशन है, क्या है? अगर पेपर में सवाल आया कि अगर एरोबिक कंडीशन है, एरोबिक कंडीशन है अगर,
तो ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस से ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस से आपको कितने एटीपी मिलेंगे? 2 NADH2 से आपको 6 मिल जाएंगे जैसे हमने अभी देखे, और 2 आपको नेट गेन हो रहा, यानी आपको टोटल 8 एटीपी मिल जा रहे, राइट। अगर एरोबिक कंडीशन है तो ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस से 8 एटीपी मिलेंगे। अगर कंडीशन एनएरोबिक है, कैसी है? एनएरोबिक है तो आपको ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस से सिर्फ 2 एटीपी मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 2। नेट गेन आपका 2 है, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना। एरोबिक कंडीशन है अगर, तो ग्लाइकोलिसिस से आपको 8 एटीपी मिलेंगे, और एनएरोबिक कंडीशन है अगर तो 2 एटीपी मिलेंगे। तो ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो सवाल को देख लेना, उसने सवाल में क्या पूछा, एरोबिक पूछा या एनएरोबिक पूछा। तो स्टूडेंट्स, अगर आप देखेंगे ग्लाइकोलिसिस के पूरे एंटायर प्रोसेस में, ग्लाइकोलिसिस एक रेस्पिरेटरी प्रोसेस है, ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है, इसमें ऑक्सीडेशन होता है। इस पूरे प्रोसेस में जितने भी स्टेप्स देखे हमने, कहीं पर भी ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं हुआ, ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं हुआ। हाँ, हाइड्रोजन लॉस हुआ है, और कहीं पर भी कार्बन लॉस नहीं हुआ, कार्बन कहीं नहीं। हमने ग्लूकोज से शुरुआत की थी, ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड, नीचे में आए 6 कार्बन 6 कार्बन 6 कार्बन, फिर वो 3-3 कार्बन में टूट गया, फिर 3-3 कार्बन के 2-2 मॉलिक्यूल, है ना, ये 1 इसके 2 मॉलिक्यूल, इसके 2 इसके 2 इसके 2, लास्ट में पायरिक एसिड्स 3 कार्बन कंपाउंड, उसके भी आपको 2 मॉलिक्यूल मिले, है ना। ये यहां कितने मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल, किसके? पायोरिक एसिड्स के। 2 मल्टीप्लाई बाय पायोरिक एसिड्स, 2 मॉलिक्यूल। पायरिक एसिड्स कितने कार्बन कंपाउंड? 3, तो 3 2 6, यानी 6 कार्बन से शुरुआत हुई थी आपकी ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज से, और लास्ट में जो पायरिक एसिड्स पर ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस एंड हो रहा, उसमें भी 6 कार्बन आपके बचे हुए, यानी किसी भी कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में लॉस नहीं होता है। हाँ, तो यहां कोई कार्बन डाइऑक्साइड लॉस नहीं होती। आपकी 10 की पुस्तक में देख रहा था मैं, तो वो सेंटेंस बड़ा गलत लिखा हुआ है, तो उसको आप काट दीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में नहीं निकलती है, कोई कार्बन लॉस नहीं होता। तो स्टूडेंट्स, हमारा वीडियो आपको कैसे लगा? आई होप सारी कंसेप्ट्स क्लियर हो गई होंगी। तो इस पूरे प्रोसेस को कैसे याद रखना है, इन सारे कंपाउंड्स के नाम कैसे याद रखना है, तो उस पर में हमारी शॉर्ट ट्रिक आने वाली है। और हर स्टेप्स में जो जो एंजाइम्स का इस्तेमाल किया गया, उन एंजाइम्स के नाम कैसे याद रखें, उस पर भी एक हमारी शॉर्ट ट्रिक आने वाली है। तो अगर आपने अब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जी बिल्कुल, चैनल का नाम क्या? साइंस वाले सर यूट्यूब चैनल, तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको नोटिफिकेशन मिलती जाएंगी और बहुत ज्यादा वीडियोस आपको मिलते जाएंगे। और हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, आप अपने रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में, जितने भी आपके दोस्त हैं, सब में शेयर कीजिए, कहीं पर भी भरपूर। तो और लाइक्स कीजिए, लाइक्स करना बिल्कुल, आपका एक लाइक हमको एनर्जी देता है, तो आपके लाइक्स की जरूरत है, शेयर की जरूरत है, तो बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। चलिए, तो लेते हैं विदा। चलिए।